हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए आज अपनी बात करते हैं नो इट विद मी सीरीज में यूक्रेन और रूस के युद्ध के बारे में। क्या ये युद्ध अकेला रूस और यूक्रेन के बीच में है, जहां ये वर्ल्ड वार 3 का रूप भी ले सकता है, जहां ये युद्ध अमेरिका और नाटो देशों का रूस के साथ तथा रूस के साथ मिल सकते हैं, चाइना और इंडिया भी उसका साथ दे सकते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले अपने चलते हैं आज के हाल के बारे में। अभी ये मैं जो वीडियो है 2:35 पे 25 फरवरी के सुबह के 2:35 पे बना रहा हूं, तो अब तक का जितना भी हाल है रूस और यूक्रेन के युद्ध का, सबसे पहले वो उस पर चर्चा करते हैं। तो जो रूस की आर्मी है उन्होंने बताया है कि उनका जो भी टारगेट था एक दिन का, यूक्रेन की सीमा में पहुंच के जितने भी कब्जे जो जो जगह पे करने थे वो उन्होंने सक्सेसफुली वो टारगेट अपना लॉक कर दिया है, वो टारगेट अचीव कर लिया है यूक्रेन की रूस की आर्मी ने यूक्रेन में। और साथ ही साथ रूस ने और भी क्या किया है, तो रूस ने कीव की राजधानी के एक नजदीक एयरपोर्ट था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूक्रेन का, उसको भी कब्जे में ले लिया है अपने। वहीं पे जो बाइडन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ऐसा करने पे रूस ने ऐसा किया तो रूस के ऊपर $1 ट्रिलियन में 10 की पावर 12 जीरो होते हैं और उसके भी आगे डॉलर लगा हुआ है। तो इतनी संपत्ति जो है इसको सेशन कर दिया है, सेशन लगा दिया गया है, उसको जब्त कर ली गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है जो बैंक हैं रूस के अमेरिका में। और साथ ही साथ जितने भी उद्योगपति या बिलियनियर्स हैं रूस के, उन सभी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा, यूके के द्वारा, जापान के द्वारा, कनाडा के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया और लगभग देशों के द्वारा। और देखें अपने जी, तो ये जो एक चर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट था यूक्रेन में, ये प्लांट जो 1986 में यहाँ पे एक बहुत ही घातक विस्फोट हुआ था। यहाँ पे एक न्यूक्लियर यहाँ पे रूम है, वहां पे एक आगजनी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे एक विस्फोट हुआ था। इतना विस्फोट बड़ा था कि लगभग 1,25,000 लोग एकदम से मारे गए थे। और उसके बाद क्लाउडी जो वेदर था, जो एक धुआं था, धुएं का गुब्बारा आसमान में यूरोपियन देशों में हो गया था। ये इतना घातक का था कि उस 1986 के बाद आज तक भी किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वहां पे जाके रह सके। इतना घातक ये हमला हुआ था, इतना घातक ये विस्फोट हुआ था। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने बताया था कि जो रशिया की आर्मी है वो इसको कवर अप करने के लिए, इसको कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है और वहां पे अटैक कर रही है। अगर अटैक इस तरह का हुआ, अगर इसको क्षति पहुंची तो विस्फोट फिर से हो सकता है। और इस बार अगर विस्फोट हुआ तो जितने भी यूरोपियन देश हैं उन सभी के ऊपर एक धुएं का गुब्बारा हो सकता है वो। और डैमेज तो हुआ है, लेकिन रूस ने इसके ट्वीट के कुछ ही मिनटों बाद, लगभग आधे घंटे के बीच में ही इसको कंट्रोल में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, यूक्रेन की आर्मी को वहां से कवर अप, वहां से कंट्रोल में कर लिया जी। चर्नोबिल ये न्यूक्लियर प्लांट भी कब्जे में ले लिया। और जो रूस ने जितने भी ये रेड डॉटेड एरिया हैं यहाँ पे मिसाइल से और एटॉमिक बॉम्ब से जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लोशंस किए हैं यूक्रेन में, जितने भी रेड अलर्ट एरिया हैं यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लोशन रिपोर्टेड नियर मेजर यूक्रेन सिटीज, यहाँ पे विस्फोट किए हैं रूस ने अपनी एयर डिफेंस से, एयर क्राफ्ट से जी। और देख सकते हैं ये भी न्यूज है 24 फरवरी की, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, जो जितना भी व्हाइट वाला एरिया है ये सारा एरिया अब अभी तो फिलहाल यूक्रेन के पास है, लेकिन जो ब्लू वाला एरिया है ये सारा कवर अप कर लिया है किसने, ये वाला एरिया रूस ने कवर कर लिया है, जितना भी ब्लू वाला एरिया है ये, जहाँ पे रूस की सेना पहुंच चुकी है और उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। बाकी व्हाइट वाला हिस्सा जो है वो अभी फिलहाल यूक्रेन के पास है। यहाँ पे रेड डॉटेड एरिया है, यहाँ पे एक्सप्लोशंस हुए हैं, फाइट हुई है। और जो येलो वाला एरिया है वहां पे फाइट हो रही है, मेजर एक्सप्लोशंस जो एयर स्ट्राइक की गई है वो वाले एरिया ये है जी। ये हाल है। और अगर तबाही का मंजर और एक तरह का अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे जो चल रहा है वो तबाही चल रही है, ये देखिए आप तबाही का एक और वीडियो देखिए, ये कितना खतरनाक वीडियो था वहाँ जी, वहाँ की तबाही का आप और देख सकते हैं। वहाँ पे ऐसी ही तबाही और भी हुई है, ये देखिए जी। ये युद्ध के परिणाम हैं जो हमेशा घातक ही होते हैं, कभी भी युद्ध का परिणाम खुशहाल नहीं रहा। और देखिए ये रूस है, ये यूक्रेन है, और ये दो प्रदेश हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, जिनको अभी 23 फरवरी को रूस ने क्या कर दिया था, इनको स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। लुहांस्क और डोनेट्स्क को इनको अपना आश्रय दे दिया था और ये यूक्रेन के प्रांत थे हालांकि, लेकिन इन दोनों को रूस ने क्या कह दिया था कि ये स्वतंत्र देश हैं अब से जी। तो बात करते हैं ये अब भी ये युद्ध हो क्यों रहा है, इनके मायने क्या है, युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, जड़ कहाँ है युद्ध की, और ये युद्ध कहाँ जाके खत्म हो सकता है, क्या जो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप तो नहीं ले लेगा, तो देखते हैं अपने जी। तो देखें अपने, अगर ये देखिए तो ये युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, सबसे पहले अपने जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, शीत युद्ध की ओर, कोल्ड वर्ल्ड वॉर की ओर। 1945
अगर बात करें, जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तो रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर जितने भी जो देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, इन सभी देशों को एक बार हरा दिया था। लेकिन उसके बाद रूस में और ब्रिटेन अमेरिका में तनातनी हो गई किसी बात को लेकर, और उसके बाद रूस इनसे अलग हो गया, और अमेरिका और ब्रिटेन ने जितने भी पूंजीवादी देश थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, उनको इन्होंने अपनी ओर ले लिया। पूंजीवादी देश एक तरफ हो गए, वो अमेरिका के साथ चले गए, और जितने भी साम्यवादी देश थे उन्होंने मिलकर एक संघ बना लिया रूस के साथ, सोवियत संघ। जो सोवियत संघ का बहुत बड़ा हिस्सा तो रूस का खुद का था, और छोटे छोटे देश मिलके वो रूस के आश्रय में चले गए, जिसे बोला गया साम्यवादी नीति, और इनकी जो नीति थी वो पूंजीवादी नीति थी। अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक संघ बना लिया नाटो। जो नाटो संघ बनाया था, एक सैन्य संगठन था सभी देशों का भी। अगर कोई भी देश इन पे हमला करता है, नाटो देशों पे अगर हमला होता है किसी भी नाटो के एक देश पे, तो सभी देश नाटो के जितने भी हैं वो सभी देश उल्टा काउंटर अटैक करेंगे उस देश पे जिसने नाटो के सदस्यता देश पर हमला किया। उसी प्रकार यहाँ पे सोवियत संघ ने भी यहाँ पे एक वार्सा पैक्ट बना दिया, सैन्य संगठन बनाया। लेकिन जो सैन्य संगठन था वो काफी देर तक टिका नहीं, क्योंकि पैसे की कमी थी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब ये टूटा तो 91 में ये टूट गया, और उसके बाद जो जितनी भी कंट्रीज थी वो क्या होगी, अलग। जैसे यूक्रेन भी हो गया, पोलैंड, धीरे धीरे पोलैंड हुआ, यूक्रेन हुआ, और 1991 तक आते आते ये पूरा सोवियत संघ खत्म हो गया, और सिर्फ रह गया यूएस सोवियत संघ के नाम पे। ये थी कहानी यहाँ पे। और ये शीत युद्ध है क्या, ये कोल्ड वर्ल्ड वार जो था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सिर्फ कागजों के गोले फेंकने वाला और टीवी पे बातों की प्रसार करने वाला, सिर्फ एक तरह का धमकी देने वाला शीत युद्ध था। ये सीरियसली युद्ध नहीं हुआ था, और ये एक तरह का कागजी युद्ध था। उसके बाद अगर बात करें, जैसे ही ये देश अलग हुए यहाँ पे रूस से, जैसे यूक्रेन हो गया और बाकी सारे देश जो थे, तो अमेरिका ने क्या किया, रूस को कमजोर करने के लिए जितने भी अलग टुकड़े हुए थे रूस के, सोवियत संघ के, उन देशों पे अपना प्रभाव बनाना स्टार्ट किया। वहां पे अगर प्रभाव बनाएगा तो उससे रूस कमजोर होगा। तो अब वही चीज चल रही है। अब यूक्रेन को क्या कर रहा है, अमेरिका कह रहा है भी आप सम्मिलित हो जाओ नाटो में, नाटो देशों की श्रेणी में आ जाओ। तो रूस कह रहा है कि यूक्रेन को भी आपने नाटो में नहीं जाना, क्योंकि अगर आप देखें तो जब ये सारा कुछ हुआ, तो जैसे 91 में सोवियत संघ से के टुकड़े हो गए, उसके बाद जैसे जे पुतिन जी जो हैं, ये राष्ट्रपति बनते हैं रूस के। ये इतने खतरनाक आदमी है, जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने इतिहास याद दिलवाना स्टार्ट किया रूस की जनता को भी, हम तो एक सोवियत संघ थे, हम क्या थे। और इन्होंने इतना मोटिवेट किया जनता को, और अपनी जनता को इतना कर लिया कि एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने खुद ने अपना संविधान देश का बदल के खुद को, अपने आप को ही इतना समर्थन ले लिया जनता का कि अपने आप को इन्होंने 2036 तक रूस का राष्ट्रपति घोषित भी कर लिया जी। तो इन्होंने क्या किया, अब ये क्या चाहते हैं, जे पुतिन चाहते हैं कि जो भी सोवियत संघ पहले था वो सोवियत संघ दोबारा से बन जाए, ये चाहते हैं पुतिन। अब बात करें अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि जो यूक्रेन है, ये वाला हिस्सा जो है यूक्रेन का, ये वाला हिस्सा अगर नाटो में सम्मिलित हो जाएगा तो नाटो की जितनी भी सेनाएं वो बाउंड्रीज तक पहुंच जाएंगी, किसकी, रशिया की बाउंड्रीज तक पहुंच जाएंगी। ये भी सेना दूर है नाटो की, है ना। तो सर्विलेंस कैमरा जितने भी हैं, जितनी भी सेना है वो गतिविधियों पर नजर रख सकती है रशिया की, और रशिया के नजदीक पहुंच जाएगी नाटो की सेना। तो इसी बात की दिक्कत है रूस को। और इसमें और भी ध्यान देने वाली बात है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ आप ब्लू वाला देख रहे हैं, ये है काला सागर। इस काला सागर में जितने भी क्रूड ऑयल हो गया या गैस होगी, ये प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो नाटो क्या चाहता है, अगर यूक्रेन के साथ मिल गया तो ये जितना भंडार है ये वाला काला सागर वाला, ये भी उनका हो जाएगा साथ में। तो यही बात रूस कह रहा है कि अगर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित नहीं होता तो हमारी यूक्रेन के साथ कोई लड़ाई नहीं है। यूक्रेन कहता है हमारा हिस्सा था सोवियत संघ का, अब ये क्यों जा रहा है नाटो देशों के साथ। और नाटो देशों को रूस कह रहा है कि अगर आप इसको सम्मिलित नहीं करते तो हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम डिप्लोमेटिक रूप से इस वार का एंड कर सकते हैं जी। लेकिन जब बात आई 2014 की, तो हुआ क्या, जब 2014 आया तो यूक्रेन ने कहा भी मैं नाटो में सम्मिलित हो रहा हूं, तो रूस ने बोला भी सम्मिलित नहीं होना। तो यूक्रेन बोला भी नहीं, हम तो होंगे, आप क्या कर सकते हो। तो रूस ने क्या किया, रूस ने सेना भेजी, और ये वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हैं, ये क्रीमिया हिस्सा है यहाँ का, नीचे वाला यूक्रेन का। तो इसको कब्जे में कर लिया अपनी सेना भेज के, और इसको छीन लिया यूक्रेन से। क्यों छीना, क्योंकि ये वाला हिस्सा है जो 3 तरफ से जो काला सागर से लगता है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ पे भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया किसने, रूस ने। अब ऐसा हुआ तो यूक्रेन फिर भागा, और इन्होंने एक
एक्ट साइन किया, जिसे मिन्स्क संधि कहते हैं। मिन्स्क नाम का एक समझौता कर लिया यूक्रेन ने और रूस ने। उस समझौते में रूस ने क्या बोला कि अगर यूक्रेन में कोई भी एरिया, कोई भी जगह अगर कहती है कि हमको स्वतंत्र होना है, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो उसको यूक्रेन स्वतंत्र घोषित करेगा, नहीं तो रूस उसको स्वतंत्र घोषित कर देगा। ऐसा समझौता 2015 में रूस लेके आया, तो यूक्रेन ने इस पे साइन कर दिए। अब रूस ने क्या किया, जैसे यूक्रेन कह रहा है कि मैं नाटो में सम्मिलित होना हूं, यूक्रेन ने इनको फंडिंग देना स्टार्ट की, और जितने भी जैसे हिस्सा जो है यूक्रेन का ये रूस के साथ लगता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रशियन जो है लोग ज्यादा रहेंगे, रशियन को सपोर्ट करने वाले भी ज्यादा होंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है ये चाहता था कि हम रूस के साथ सम्मिलित हों। तो रूस ने क्या किया, रूस ने कहा भी ये एरिया जो है अब अलगाववादियों का है, ये अब कह रहे हैं कि हमें अलग देश बनाओ। तो रूस ने इसको 23 फरवरी को क्या कर दिया, 2 नए देशों की घोषणा कर दी, नाम रख दिया लुहांस्क और डोनेट्स्क। जैसे ही ये नए देश बनाए, तो रूस की आर्मी यहाँ पे एंटर होगी, यहाँ पे भी पूरी, यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा जश्न का माहौल भी बना था, लोग जश्न भी मना रहे थे इस वाले एरिया में जी। और उसके बाद 23 फरवरी 24 फरवरी, अब बात करते हैं ये युद्ध प्री प्लान था या कैसे था। तो बात करें अगर ये सेना की, देखिए आप, तो ये यूक्रेन का हिस्सा, यूक्रेन को तीनों तरफ से, ये देखिए इधर से भी, ऊपर से भी और इधर से भी, इधर से भी यूक्रेन को क्या कर दिया है, कवर अप किया हुआ है। किसने, रूस की आर्मी ने घेर लिया था। अभी नहीं, ये इन्होंने घेर लिया था नवंबर की 14 तारीख को ही, 2020 में ही इन्होंने अपनी सेना भेज दी थी। जैसे ही कोई कहता था कि आपने यूक्रेन की सीमा की ओर सेना क्यों लगाई है, तो ये जो पुतिन है ये कह रहे थे कि हम कर रहे हैं युद्धाभ्यास अपनी सीमा के अंदर ही, अपनी सीमा में रह के कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, ये बोल रहा था पुतिन। तो उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद बात आई कि जैसे ही अमेरिका को पता चला भी ये कुछ चीजें चल रही हैं अपने सूत्रों की वजह से, तो बाइडन ने धमकी दी नवंबर में ही, दिसंबर में ही इनको धमकी दी, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर यूक्रेन पर अटैक करने की कोशिश करता है रशिया, तो रशिया को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जनवरी बीत जाता है, तो यूक्रेन, जैसे अमेरिका को खबर लगती है कि यूक्रेन हमला करने वाला है 16 फरवरी को यूक्रेन पे, तो ये वार्न किया था यूएस ने कि 16 फरवरी को रूस हमला करेगा यूक्रेन पे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, 16 फरवरी को कोई हमला नहीं होता। और रूस कहता है, रूस ने इस बात की खिल्ली भी उड़ाई कि अमेरिका तो ऐसे ही लगा रहता है, हमने ऐसा कुछ नहीं करना, हम डायलॉग से बात करेंगे, हम तो जो हमारा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है युद्ध वाली। वहीं बात आती है चाइना की, कहते हैं भी जो चाइना है, चाइना में हो रहे थे उस टाइम बीजिंग ओलंपिक, तो चाइना ने डायलॉग किया इसके साथ, रूस के साथ, कि जब तक बीजिंग में ओलंपिक हो रहे हैं तब तक आप शांत बैठो, इंतजार करो, और क्योंकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए बीजिंग ओलंपिक में, नहीं तो हमारी भी छवि खराब होगी। तो इस वजह से जैसे ही ओलंपिक खत्म हुए 20 तारीख को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, ये पुतिन ने क्या कर दिए, ये जो लुहांस्क और डोनेट्स्क जो प्रदेश थे, इनको स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी आर्मी भी वहां पे भेज दी। मतलब ये इंतजार कर रहे थे बीजिंग ओलंपिक के खत्म होने का ही। नेक्स्ट चले अपने जी। तो ये जो एरिया है, मैपिंग है रशिया की अटैक की, ये आप देख सकते हैं अक्रॉस दी यूके, ये जितने भी रेड सर्कल एरिया यहाँ पे रूस की आर्मी ने अटैक किए हैं, आप देख सकते हैं जी। अगर बात करें, इन्होंने क्या किया, whoever tries to interfere with us even more, so अगर कोई भी देश हमारे इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, हमारे सैन्य अभ्यास में, सैन्य जो हम कार्रवाई कर रहे हैं यूक्रेन में, तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये रूस ने कहा है। रूस इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेगा, ऐसा रिस्पॉन्स करेगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ये रूस का कहना था। और अगर आप देखें, जो ये वीडियो देखें आप जी, ये कैपिटल में सायरन बज रहा है, एक एयरफोर्स का सायरन बज रहा है यूक्रेन में। ये कितना ही खौफनाक है, आप ये भी देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना दहशत भरा वो मंजर होगा यहाँ पे ये चल रहा है। चाइना क्या चाहता है यहाँ पे, तो व्हाट इज द चाइना's बेनिफिट, तो चाइना क्या चाहता है, चाइना का है, चाइना रूस के साथ क्यों है, क्योंकि चाइना भी एक देश है जो यूरोपियन और अमेरिका का विरोध करने वाली कंट्री है, और रूस भी करता है विरोध किसका, अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रियों का। तो ये दोनों देश जो हैं, एक तरह से इनकी समानता है कि ये दोनों विरोधी हैं अमेरिका के। और साथ ही साथ जैसे अपने देखें, जो चाइना है, चाइना के नीचे एक इलाका है ताइवान कंट्री, ये आप देख सकते हैं ताइवान कंट्री, और इसके नीचे है दक्षिण सागर। तो ये दक्षिण चीन सागर जो है, चाइना क्या करता है, इस सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है,
जैसे ही गतिविधियां बढ़ाता है, ये ताइवान को भी अपने कब्जे में करना चाहता है चाइना। तो जैसे ही ये कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका ने इसको फंड दिया ताइवान को, और 140 मिलियन डॉलर के हथियार भेजे ताइवान को। और अमेरिका ने कहा कि हम ताइवान के साथ है, अगर चाइना कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको परिणाम झेलने पड़ेंगे। अगर ऐसा ऐसा हुआ तो जैसे ही रूस ने यूक्रेन पे ऐसा हमला किया, काउंटर अटैक किया, तो उधर से कान खड़े हो गए चाइना के भी। और चाइना ने भी, ये आप देख सकते हैं न्यूज, लेटेस्ट न्यूज है अभी आज ही की, 24 फरवरी की ही न्यूज थी ये। तो ताइवान में जो रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ताइवान ने रिपोर्ट की चाइना के एयरक्राफ्ट, जो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे, लगभग 9 एयरक्राफ्ट जो है ताइवान की सीमा में घुस भी गए चाइना के। और ये देख सकते हैं आप कितना सीरियस इशू और कहां कहां कड़ियां जुड़ रही हैं इसकी। जी, नेक्स्ट देखें अपने। जी, तो ये 3 आदमी अपने आप में एक मिसाइल। अगर एशिया के ये 3 शक्ति जो हैं, एक आप देख सकते हैं चाइना हो गया आज, और भारत हो गया और रूस, एक साथ खड़े हो जाएं अगर जंग की तरफ, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि बाइडन ने अभी कहा है, अभी कुछ ही घंटे की पहले की स्टेटमेंट है कि इंडिया का रुख उन्हें समझ में नहीं आया कि इंडिया चाहता क्या है, इंडिया किसके तरफ है। अगर वो अमेरिका की तरफ है तो अमेरिका की तरफ बोल के बताए, और अगर वो चाइना की तरफ, अगर वो रूस की तरफ जा रहा है तो रूस की तरफ बताए भी वो रूस की तरफ जा रहा है। वहीं इंडिया का मत क्या है, इंडिया से पूछा कि आप किसके तरफ हो यूएन में, तो इंडिया ने कहा कि हम जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन हम रूस के भी खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि जो भी बात है, जो भी डिस्कशन है, उसका जो सोल्यूशन है डायलॉग से किया जाए, बैठ के उसका उस पर विचार किया जाए। अगर बात करें भारत किसकी ओर झुकाव रखेगा, तो आप देख सकते हैं कि भारत का झुकाव हमेशा रूस की तरफ ही रहेगा, क्योंकि भारत और रूस के संबंध जो हैं, भारत को ये ब्रह्मोस मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, जो अभी कुछ ही दिन पहले इसी 2022 साल में बनाई है, ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। भारत को जो INS विमानपुत्र जो दिया है वो भी रूस ने दिया है। एक सुखोई विमान है जो एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, वो भी किसने दिया है, वो भी रूस ने दिया है। और लगभग 50 से लेकर 80% जितने भी मिलिट्री के इक्विपमेंट हैं जो परचेज किए गए हैं आउटसाइड से, वो हमारे रूस से ही खरीदे गए हैं। और जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी है, चाहे वो इंडियन पाकिस्तान वॉर हो, तब भी रूस ने ही साथ दिया था इंडिया का, अमेरिका ने नहीं दिया था। जब भी यूएन में आतंकवाद के खिलाफ अगर यूनियन टेरिटरी में कोई खड़ा था इंडिया के साथ, तो तब भी रशिया खड़ा था। और जब यूएन में सदस्यता दिलानी थी, एक स्थायी सदस्यता जो इंडिया को दिलानी थी, तब भी इंडिया के साथ रूस ही खड़ा था, अमेरिका नहीं खड़ा था। इस वजह से जो इंडिया का रुख है वो दोनों की तरफ एक तरह का आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका है, अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है तो अमेरिका साथ चाहता है किसका, भारत का। और वहीं अगर भारत की किसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट होती है चाइना के साथ वार की, है ना, तो जैसे संबंध घनिष्ठ हो रहे हैं अब रूस के और चाइना के, तो इंडिया को इस वजह से भी प्रॉब्लम है। अगर कल को चाइना के साथ कोई वार की सिचुएशन बनती है तो क्या रशिया हमारी हेल्प करेगा या नहीं, तो इस वजह से भी भारत को रशिया के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी ने अपनी पाइपलाइन जो थी वो एक बंद कर दी है गैस की, इकोनॉमिकल जैसे उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। ये भी आप इसमें पॉइंट इंक्लूड रखना। जी, तो ये थी पूरी क्लास और पूरा इसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा चैनल है VBS अकेडमी, और ये नो इट विद मी सीरीज है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।